दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को वीट के बारे में कुछ बताने वाले हैं, जो कि पहले जो हमारे रहेंगे वो क्वेश्चन रहेंगे। जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, धान की सीधी बुआई के लिए कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो धान की सीधी बुआई के लिए मतलब डायरेक्ट सोइंग के लिए 80 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है। और जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो है, सस्य विज्ञान के पिता कौन हैं। तो इसमें से सस्य विज्ञान के पिता पेट्रो डी क्रेसेंजी हैं। और अगला मेरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल N2 को अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। तो N2 को अमोनियम के रूप में ग्रहण करती है, तो ये धान है, धान ग्रहण करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि धान के खेत में पानी रहने की कितनी उपलब्धता बढ़ जाती है। तो फास्फोरस मतलब किसकी उपलब्धता बढ़ जाती है, तो फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन मेरा है, बौना गेहूं के पितामह किसे कहा जाता है। तो जो बौना गेहूं होता है, ड्वार्फ वैरायटी जो होती है, वो N.E. बोरलांग को कहा जाता है पितामह। ठीक है, फादर ऑफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, बौने गेहूं में प्रथम सिंचाई कब करनी चाहिए। जो डॉर्फ वैरायटी होती है, जो पहली सिंचाई इसमें 21 दिन के बाद करनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, गेहूं का सबसे प्रमुख खरपतवार जो है तो फ्लेरिस माइनर है, जो इसे मामा के रूप में जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, निम्नलिखित में से गन्ने की बीज दर कितनी रखते हैं। तो गन्ने की बीज दर, इसमें गन्ने में सीड वो पढ़ते हैं ना, सेट पढ़ते हैं गन्ने के, तो इसकी बीज दर 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर रखते हैं। ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से बुआई के लिए आलू के बीज का उपयुक्त आकार मतलब व्यास जो होता है कितना होता है। तो वो 1 से 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो कंद होते हैं 1 से 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, मूंगफली में कितने प्रतिशत दाना होता है। तो देखो, मूंगफली में 75% दाना होता है। अब हम वीट के क्रॉप के बारे में बात करेंगे। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है, वनस्पतिक जो नेम होता है इसका, टेट्रिकम स्पीसीज होता है। और इसका जो कुल होता है फैमिली, वो पोएसी एंड ग्रेमनी भी होती है। ठीक है। और इसके हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो 2n42 होते हैं, मतलब 42 होते हैं, जो कि हेक्साप्लॉइड होता है। और जो इसका क्लासिफिकेशन है, वेट ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो इसको जो पहला क्लासिफिकेशन है वो द्विगुणित में किया गया, और दूसरा चतुर्थ गुणित है, और तीसरा पंचम गुणित है। तो जो पहला दो गुणित है, तो इसमें 2n जो होता है, देखो दोस्तों, जो इसमें 2n है तो इसमें 2n बराबर 14 होते हैं, जो कि इसका टेट्रिकम बायोटिकम होता है। ठीक है। टेट्रिकम बायोटिकम होता है, और टेट्रिकम मोनोकोकम भी होता है। ठीक है दोस्तों। जो अगला मेरा है चतुर्थ गुणित, इसमें 2n बराबर 28 मतलब 28 होते हैं, जो कि इसका टेट्रिकम डाइकोकम होता है। इसे इमरवीड भी बोलते हैं, जो कि टेट्रिकम ड्यूरम होता है, इसमें माइक्रोनी के लिए होता है। जो टेट्रिकम ड्यूरम होता है माइक्रोनी के लिए होता है। अगला मेरा जो है पंचम गुणित है, इसमें 2n बराबर 42 होते हैं, जिसका नाम टेट्रिकम अस्टिवम होता है। ये ब्रेड गेहूं है, ये व्हीट ऑफ ब्रेड है। ठीक है। और मैक्सिकन बोनी प्रजाति है। ठीक है। ये अगला जो है, मोहनजोदड़ो की खुदाई से, ये जो गेहूं था तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुआ था। जैसे टेट्रिकम कम्पेक्टम, ठीक है, टेट्रिकम स्पोरोकोकम है। ठीक है। भारतीय बौनी प्रजाति है, डॉर्फ वैरायटी है। ठीक। अगला मेरा क्वेश्चन है, जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति एवं इतिहास हिस्ट्री जो है, तो बेबीलोन के अनुसार है, अबिसीनिया माना जाता है। ठीक है, अबिसीनिया माना जाता है। और जो अगला है, डी कैंडोले के अनुसार है, दजला फरात की घाटियां माना जाता है। ठीक है।
और आमतौर पर जो गेहूं की उत्पत्ति है दक्षिणी पश्चिम से हुई है, ठीक है, दक्षिणी पश्चिम से हुई है। और अगला जो क्वेश्चन मेरा यह है कि इसमें जो प्रजातियां हैं, क्षेत्रफल एवं विवरण जो है, तो सबसे पहले इसमें विश्व के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो विश्व के प्रथम प्रमुख उत्पादक देश हैं, जो पहला है तो चीन है, ठीक, दूसरा भारत है, तीसरा अमेरिका है, फिर कनाडा और तुर्की, और लास्ट वाला ऑस्ट्रेलिया है। तो पहले नंबर पर चीन है और सेकंड में भारत है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है, और उत्पादन की दृष्टि से चीन प्रथम स्थान पर है, ठीक है दोस्तों, अलग अलग होता है। और जो इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो इस वाले टेट्रिकम अस्टिवम का जो क्षेत्रफल है 87% है, ठीक है, ठीक। और जो टेट्रिकम ड्यूरम तो इसका केवल 12% है, ठीक है, टेट्रिकम ड्यूरम का 12% है, और टेट्रिकम डाइकोकम का 1% है। जो सबसे कम है तो टेट्रिकम डाइकोकम का है, ठीक है। अगला ये है, भारत में सर्वाधिक गेहूं का क्षेत्रफल एवं उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में जो सबसे पहला है तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। और भारत में सर्वाधिक उत्पादकता करने वाला राज्य पंजाब है, ठीक है दोस्तों। उत्पादकता और उत्पादन अलग अलग होते हैं। जो उत्पादन है तो भारत करता है, उत्पादकता है पंजाब करता है, ठीक है दोस्तों। अगला मेरा ये क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में गेहूं उगाया जाता है। तो नागालैंड और केरल को छोड़ के सभी राज्यों में गेहूं ग्रो किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला जो वनस्पतिक विवरण है, तो इसमें जो जड़ होता है, जड़, ठीक है, रूट, तो इसमें दो प्रकार की पाई जाती है, प्राथमिक जड़ें और द्वितीयक जड़ें, मतलब प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट, ठीक है दोस्तों। और जो इसमें स्टेम होता है, तना, तो तना का निर्माण जो होता है नोड और इंटरनोड से होता है, नोड और इंटरनोड से होता है। और नोड एंड इंटरनोड होता क्या है, तो नोड जो होता है, जो गांठें होती हैं उसको नोड कहते हैं, और जो गांठों के बीच का जो स्पेस होता है उसे इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। एक पौधे में नोड पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक पौधे में जो वीट का पौधा होता है उसमें 5 से 7 नोड पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो इसमें लीफ पत्ती होती है, इसकी पत्तियां जो होती हैं वो शीट और ब्लेड जैसी, ब्लेड मतलब लंबी थोड़ा होती हैं, ठीक है। और जो इसमें पुष्पक्रम होता है तो स्पाइकलेट और ईयर हेड इसे कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं, ठीक है। स्पाइक भी होता है, ईयर भी होता है, हेड भी होता है, ठीक है दोस्तों। अगला जो मेरा है दाना, तो इसमें जो दाना होता है इसके दाने को कर्नल कहते हैं, इसके दाने को, वीट के दाने को कर्नल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके दाने में विटामिन B1, B2, B6 है, ठीक है। विटामिन E पाई जाती है, ठीक है। इस पिसाई करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाते हैं, हाँ। और ये विटामिन E होती है तो इसकी गेहूं की पिसाई करने पर ये नष्ट हो जाती है, ठीक है। और जो वेट होता है गेहूं का जो वेट होता है तो 40 ग्राम का वेट होता है। और जो उसको गेहूं के फल को कैरियोप्सिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगला हम बात करते हैं जो कि विश्व में अनाज वाली फसलों में गेहूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रबी मौसम की फसल है। गेहूं देखो गेहूं जो है रबी मौसम की फसल है, ठीक है। और गेहूं के दाने में पाया जाता है, तो देखो गेहूं के दाने में और 9 से 15% प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज जो होता है तो 70 से 72% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि रेशा होता है इसमें। तो रेशा दोस्तों इसमें 2.7 पाया जाता है, 2 से 2.7% पाया जाता है, ठीक है दोस्तों।
और जो इसमें वसा होती है तो 1.7 वसा पाई जाती है, ठीक है। और खनिज जो होता है 2.7 खनिज पाया जाता है, और जो ह्यूमिडिटी नमी होती है 12% तक नमी इसमें पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अगला जो मेरा है इसकी क्लाइमेट जलवायु के बारे में बात करते हैं। तो ये तापमान शीतोष्ण जलवायु है, ठीक है। और तापमान जो होता है तो बुवाई के लिए उपयुक्त, जो सोइंग के लिए जो उपयुक्त टेम्परेचर होता है, ठीक है दोस्तों, वो 20 से 22 सेंटीग्रेड होना चाहिए। और जो पकने के लिए, ठीक है दोस्तों, जो पकने के लिए टेम्परेचर होता है वो 25 से 35 सेंटीग्रेड होना चाहिए। और अगला जो मेरा है गेहूं एक पौधा है। तो गेहूं एक देखो C3 पौधा है और लंबी अवधि वाला है, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला पौधा प्लांट है, ठीक है। और C3, ठीक, C3 भी है। और अगला मेरा क्वेश्चन है जो कि निम्नलिखित में से संकर ज्वार की सर्वप्रथम विकसित की गई प्रजाति है। तो CSH1 है जो सर्वाधिक मतलब सर्वप्रथम विकसित की गई थी। अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि मिर्च में जो तीखापन किसके कारण होता है। तो कैप्सेसिन के कारण होता है। मिर्च में जो तीखापन होता है तो कैप्सेसिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि प्याज में तीखापन किसके कारण होता है। देखो प्याज में तीखापन होता है तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरा ये है निम्नलिखित में से निफाद 53 किसकी प्रजाति है। तो निफाद जो है 53 ये प्याज की प्रजाति है, वैरायटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि फूल गोभी के फूल को धूप से बचाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ब्लांचिंग कहते हैं। इसमें फूल गोभी को धूप से बचाया जाता है, सनलाइट से बचाया जाता है। इसमें ब्लांचिंग मतलब इसमें पत्ते से ढक दिया जाता है फूल को, ठीक है। और अगला क्वेश्चन मेरा ये है प्याज में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो प्याज में जो होता है 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि मक्का में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो मक्का में 20 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और निम्नलिखित में से पडलिंग किसमें की, पडलिंग धान में की जाती है, ठीक है दोस्तों। जो पाटा मतलब पानी भर के उसमें पाटा लगाया जाता है, ठीक है, उसे पडलिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे सर्वाधिक मतलब उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन जो मेरा है तो अधिक निराई गुड़ाई करने से फसल की जलमांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें में से सभी जो इसका क्वेश्चन है ये दोस्तों हमें पता नहीं है, कंफर्म करके बता देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम वीट की वैरायटी देखेंगे। तो 1 है जो पहला जीन के आधार पे, ठीक है। तो एक जीन वाली जो वैरायटी है तो सोनालिका है। और यूपी 262 है, गिरिजा है, ठीक। और इसमें 2 जीन वाली जो है कल्याण है, सोना, ठीक दोस्तों, कल्याण है, कल्याण सोना है, अर्जुन है, अर्जुन HD 2009 भी कहते हैं इसे, जनक, ठीक है दोस्तों। और 3 जीन और ट्रिपल जीन वाली जो है तो जवाहर, हीरा, मोती, संगम, ठीक है दोस्तों। अगला जो मेरा ये है कि बुआई के आधार पर प्रजातियां, तो समय से बुआई की जाने वाली तो है HDCSW 18 है, ठीक है दोस्तों। अगला जो मेरी वैरायटी है तो DBW 187 है। बाकी पूसा अस्वी है, ठीक है दोस्तों। और अगला जो मेरा है तो विलंब से बोई जाने वाली वैरायटी है तो उन्नत हलसा है, उन्नत हलना है, ठीक है। और ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, गोल्डन है, ठीक है दोस्तों।
पूसा बोल्ट है, ठीक है, और उन्नत है, ठीक है दोस्तों, और गोल्डन हलना है, ठीक, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट वैरायटी है, ठीक। और जो अगला क्वेश्चन है हम देखेंगे गेहूं की बौनी जीन, तो जो बौनी जीन तो नोरिन गोरिंजरो इंजुका द्वारा खोजी गई। तो नोरिन 10 जो है तो इंजुका द्वारा खोजी गई, ठीक है, जापान में सन 1935 में खोजी गई। तो भारत में सबसे पहले अमेरिका से 163 में बौनी किस्म प्राप्त हुई, 163 में बौनी किस्म प्राप्त हुई, जिसमें से सुनेरा 63, सुनेरा 64, लरमा रोजो 64 और माया 64, ठीक है, ये थी, ठीक दोस्तों। और अगला जो मेरा है तो भूमि जो होती है, सॉइल जो होती है, तो दोमट भूमि सर्वोत्तम अच्छी मानी जाती है। और जो इसका पीएच होता है, इसका जो पीएच होता है वो 5 से 7.5 होना चाहिए, ठीक है। और बुआई का जो समय है तो अक्टूबर से दिसंबर होना चाहिए, अक्टूबर से दिसंबर होना चाहिए। और जो अगेती होती ईयरली होता है उसका 1 से 15 नवंबर तक अगेती की होनी चाहिए, और पछेती 15 से 30 नवंबर तक, ठीक है दोस्तों। अगला मेरा है जो इसके सीड रेट होती है, तो देखो हल के पीछे कूड़ों में जो रहती है तो ये 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, और पछेती बुआई के लिए 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है दोस्तों। और जो डिबलर होती है तो डिबलर द्वारा जो होते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है दोस्तों। और सीड ड्रिल जो द्वारा जो होती है तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, और समय से बुआई के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है दोस्तों। अगला जो मेरा है सीड ट्रीटमेंट, तो इसको हम कार्बेंडा जिम या बावेस्टिन से बोलते हैं, बावेस्टिन, ठीक है। और कार्बोक्सिजन जिसे विटावैक्स भी बोलते हैं, और ये कवकनाशी होता है, ठीक है। और ये जो इसका प्रयोग 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करते हैं। इसकी जो मात्रा होगी तो 2.5 ग्राम होगी, 2.5 ग्राम होगी, ठीक है दोस्तों। और उपयुक्त दूरी जो होती है तो अगेती की जो पंक्ति से जो दूरी रहती है तो 20.5 से 8 से 10 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। और उसकी 15 से 20 गुणे 8 से 10 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है दोस्तों। और बीज की जो गहराई होनी चाहिए तो 3 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो बुआई की विधियां हैं इसमें तो 4 प्रकार की विधियां होती हैं, जो कि पहली विधि है छिटकावा विधि से, यह सबसे पुरानी और सबसे सरल विधि है छिटकावा विधि, डायरेक्ट शोइंग जो होती है, ठीक है। अगला मेरा ये है कि हल के पीछे कोड़ों में बुआई या 2 प्रकार की होती है, केरा एंड पोरा, ठीक है। जो केरा होती है तो अधिक नमी वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है, जो केरा होती है अधिक नमी वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है, और जो पोरा होती है तो कम नमी वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है, ये हल के पीछे अपनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। और ये हैं 4 विधियां होती हैं, ठीक है। तो तीसरी जो विधि है तो सीड ड्रिल है, ठीक है। और इसमें इच्छा अनुसार बीज दर और पौधे की दूरी को समायोजन किया जा सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से डिस्टेंस कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इस विधि में बोने पर अंकुरण अच्छा होता है,
अंकुरण भी अच्छा होता है, जर्मिनेशन। और जो अगली हमारी है तो डिबलर वैज्ञानिक के द्वारा अपनाई जाती है। जो डिबलर विधि होती है वैज्ञानिक के द्वारा अपनाई जाती है। इस विधि से खर्च अधिक आता है। ये वैज्ञानिक के द्वारा अपनाई जाती है, इस विधि में खर्च अधिक आता है। और जो अगला मेरा है फरो इरिगेशन राइस्ड बेड। तो फर्व विधि जो होती है बेड की, तो सिंचाई जल बचाने के लिए उद्देश्य ऊंची